हेलो दोस्तों, मैं अंशुमन स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आईआईटी जैम जो आपका होने वाला है उसमें इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है ना। हालांकि आपने अपना पूरा सिलेबस कर ही लिया होगा, कुछ लोगों ने कुछ कुछ सब्जेक्ट छोड़ दिए होंगे, तो मैं उनके लिए बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपने टोटल 7-8 सब्जेक्ट है और आपने एक सब्जेक्ट छोड़ दिया, ठीक है। तो जो आपने सब्जेक्ट छोड़ा है उसमें से कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए, ठीक है ना, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक। और भैया जो लोग चाह रहे हैं कि मैं कम समय में और किन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करूं, उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा। ठीक है ना। तो आप लोग कॉपी पेन निकाल लीजिए और मेरे साथ ही, क्योंकि इसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट फॉर्म्स यूज किए हैं, ठीक है ना, तो वो बाद में समझने में दिक्कत होगी। कॉपी पेन निकालिए, एक एक मैं बोल रहा हूँ उसको आप नोट करते चलिए। ठीक है, बिल्कुल सही। तो देखिए शुरुआत हमारी होगी मैथमेटिकल फिजिक्स में। मैथमेटिकल फिजिक्स में मैंने 3 टॉपिक्स लिए हैं बस। ठीक है। पहला मैंने कहा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का आपको क्या करना है कि मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज जो है उस पर ध्यान देना है, डायगोनलाइजेशन पे ध्यान देना है और उसकी आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर्स को साथ लेके चलना है। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स में सिर्फ यही 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। टाइप ऑफ मैट्रिक्स को याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। उस पर बहुत ही रेयर केस में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद आपका आता है फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज आपको पता ही है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स फूरियर सीरीज में मत जाइए, जो रियल वाली फूरियर सीरीज है वही आपको सिर्फ करनी है। ठीक है, इसको भी ध्यान रख लीजिए। और यह है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी जैसे जैम के सिलेबस में लिखा है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन करना है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है ना। तो विद कांस्टेंट कोफिशिएंट और विद वेरिएबल कोफिशिएंट मैंने दोनों आपको सिखाया है। ठीक है ना। तो अगर दोनों आप कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है। और या तो अगर आप कांस्टेंट कोफिशिएंट ही करते हो, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ही आप सिर्फ करते हो, तब भी आपका काम हो जाएगा। तो मैथमेटिकल फिजिक्स में ये तीनों टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, मतलब इनसे क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद मैं आ जाता हूं आपका क्लासिकल मैकेनिक्स पे। क्लासिकल मैकेनिक्स पे यहाँ पे मैंने लिखा है वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है ना। अगर आप ये कर लेते हो तो यहाँ पे देखिए मैं लिखा है एल एंड एच। इसको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऐसा मत मानिएगा। एल का मतलब लेग्रांजियन और एच का मतलब हैमिल्टोनियन। ठीक है ना। तो आपको अगर ये लिखना आता है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको लिखना आता है, तो आप लोग लेग्रांजियन और हैमिल्टोनियन भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो आपको एक्स्ट्रा इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप ये पढ़ें। ठीक है। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन सभी जान रहे होंगे, F=m में उस पर क्वेश्चन आपने लगाए ही होंगे, तो उसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया। उसके बाद यहाँ पे भैया COM मतलब सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिफरेंट बॉडीज का क्या क्या होता है, अगर आप याद कर लोगे अच्छी बात है, नहीं याद कर रहे हो तो उसका एक बार प्रोसीजर भी देख लेंगे। क्योंकि क्या होता है कई बार वो यूनिफॉर्म डेंसिटी का ऑब्जेक्ट नहीं देते हैं, क्या कर देंगे, वेरिएबल डेंसिटी का ऑब्जेक्ट देंगे। फिर आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं किसी बॉडी का। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके बाद आप आइए नॉन इनर्शियल फ्रेम में। नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको पता ही है, जिसमें आप क्या करते हो, इसमें दो केसेस होते हैं। एक में आप कहते हो कोरोलिस फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्मली रोटेटिंग फ्रेम और यूनिफॉर्मली एक्सिलरेटिंग फ्रेम को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है ना। तो इनके 2 केसेस हैं, इनके आपके फार्मूले कैसे आपको इसको डील करना है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। मैंने क्लासिकल मैकेनिक्स के लेक्चर्स में इसको आपको काफ़ी अच्छे से पढ़ाया, तो वहाँ से आपको देखना है कि कैसे आपको इनके क्वेश्चंस डील करने हैं। ठीक है, बिल्कुल सही हो गया। इसके बाद आपको सेंट्रल फोर्स में क्या करना है कि पहली बात तो मान लीजिए टाइप ऑफ फोर्सेस दे दिए गए, तो सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज क्या है, 2-3 प्रॉपर्टीज है ना। तो 2-3 प्रॉपर्टीज जो है सेंट्रल फोर्स की, ये आपके जुबान पर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई फोर्स लिख दूं तो ये सेंट्रल फोर्स है या नहीं, उसकी प्रॉपर्टीज से आप कैसे वेरीफाई करोगे। बिल्कुल सही। फिर उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने इसको लिखा है। फ्लूइड मैकेनिक्स एकदम बेसिक, ठीक है। फ्लूइड डायनेमिक्स नहीं पूछा जाता, सिर्फ काइनेमेटिक्स पूछा जाता है, बर्नौली थ्योरम वगैरह पे, ठीक है, वहीं तक ही पूछा जाता है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स जितना मैंने 2 लेक्चर में आपको कराया है, सिर्फ और सिर्फ उतना करना है। फ्लूइड मैकेनिक्स भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, लेकिन सेंट्रल फोर्स आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक है ना। तो मतलब अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स आपने पूरी की है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन टॉपिक्स को आप दोबारा एक बार अच्छे से और रिवाइज करें। ठीक है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी पे पहला टॉपिक मैंने गॉस लॉ को उठाया है, ठीक है। गॉस लॉ और इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, ठीक है ना। गॉस लॉ तो आप जान ही रहे हो, क्यू बाई एफ साइलेंट नॉट, ये तो होता है, ठीक है ना। लेकिन उसके एप्लीकेशंस क्या है, किन किन ऑब्जेक्ट्स की हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर सकते हैं गॉस लॉ से, जो कि हम ऐसे नॉर्मली नहीं कर सकते, ठीक है भाई साहब। तो आपको गॉस लॉ करना है और उसके एप्लीकेशंस को भी करना है, ठीक। इसको आप देख लीजिए। सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन मैंने लिखा है, पासा इक्वेशन नहीं लिखा है। तो लैप्लास इक्वेशन का 2-3 जो सिंपल केसेज हैं, जैसे सिलेंडर का केस है, ठीक है ना, स्फेरिकल जो आपके कंसेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं उनका जो सोल्यूशन है, उनमें आप लैप्लास इक्वेशन से सोल्यूशन कैसे निकालते हो, पोटेंशियल कैसे निकालते हो, इनका आपको ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है ना। ये आप जरूर कर लेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है एम एफ मतलब मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स की क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन मैंने लिखा, इसका आपको फार्मूले पता होने चाहिए कि अगर मैं कोई एक सर्किट दी गई है या कोई एक बॉडी दे दी गई है तो उसमें सेल्फ इंडक्टेंस कितना होगा ये आपको निकालना आना चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब 2 बॉडीज दे दी गई हैं तो उनमें आप म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या लिखा है, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में आपको क्या करना है कि जो जैसे एक हमारा कोई सरफेस है जिसके राइट हैंड साइड में कुछ अलग म्यू और एन है, ठीक है ना, और लेफ्ट हैंड साइड में कुछ अलग मटेरियल है, ठीक है ना, या कुछ अलग मीडियम है, और उस पर अगर हम नॉर्मल इंसिडेंट कराते हैं अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट और क्या होगा, ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट, जिसमें आप बाउंड्री कंडीशंस वगैरह लगाते हो, ठीक है ना। जैसे लगाते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल जो है वो बराबर होगी दोनों साइड, आप लगाते हो कि मैग्नेटिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट है इसके फार्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है। और कैसे अगर डेरिवेशन करते हैं वो आपको पता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका हो जाएगा भैया ईएमटी का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बिल्कुल सही है। और हाँ, इसमें एक चीज़ और आप ऐड कर सकते हो कि मेमोराइज करने के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता होनी चाहिए। क्या जो डिफरेंट जो सस्ते, मैं सस्ते कह रहा हूँ मतलब ऐसा नहीं कह सकते आप, जो कुछ ऐसे शेप्स जिनकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होनी चाहिए, निकालने में थोड़ा टाइम जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं ये कहूँ कि सर्कल का एक सेक्शन में दे दूँ, ठीक है, जो कि थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, थीटा एंगल का एक सेक्शन है हमारे पास, थीटा की वैल्यू आपको नोन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर क्या होगी अगर मैं वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रख दूँ, जैसे ऐसा कुछ केस है, ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक, ये है थीटा, ठीक, और यहाँ पे मैं पॉजिटिव चार्ज रख दूँ जिसकी वैल्यू मैं कुछ दे दूँ, मान लीजिए क्यू है टोटल चार्ज, और ये थीटा मैंने दे दिया कुछ, मान लीजिए थीटा ये नोन है, तो एट द सेंटर इस चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो ऐसे इसके फार्मूले वगैरह आपको मैंने डिराइव करा है, ठीक है ना, तो आप इसके डायरेक्ट फार्मूले याद कर ले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आप जितना ज़्यादा टाइम बचा पाओगे अपनी मेमोरी का यूज करके उतना ज़्यादा आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चंस करने में वक्त मिल जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद हम लोग आते हैं थर्मोडायनेमिक्स में। थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छे से कराया आकाश सर ने, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स के लिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में भैया जो फार्मूले हैं, मैं तो कहूँगा कि जो थर्मल फिजिक्स है उसका जो मार्क्स आपका आएगा वो पूरा फार्मूला बेस्ड आएगा। अगर आपको फार्मूले पता है और उनको यूज कैसे करना है ये आपको पता है तो थर्मल फिजिक्स के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप सब कर लोगे, ये मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक, बिल्कुल सही है। लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो आप जान ही रहे हो क्या क्या लॉज है आपके, जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ भी कभी कभी ऐसे स्टेटमेंट में ही पूछ लिया जाता है, ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। और हाँ, एक चीज़ और बता दूं, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन तो सब पता होता है सबको, ठीक है, उसको थोड़ा यूज करना भी सीख लीजिएगा, ठीक। और थर्ड चीज़ है, अगर आप कभी इंटरव्यू में बैठते हो, ठीक है, किसी भी इंटरव्यू में, तो आपको ये मैक्सवेल इक्वेशन पूछा जाता है कि जैसे मैक्सवेल इक्वेशन तो आपने बता दी, ठीक है भाई साहब, जैसे मैक्सवेल इक्वेशन एक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी होती है कि नहीं, 4 इक्वेशंस, वैसे ही मैक्सवेल की इसमें भी 4 इक्वेशंस है, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज को क्या करता है, रिलेट करता है, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो क्या होगा, मैक्सवेल इक्वेशन आपने लिखी, अब वो पूछते हैं कि इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों हम इसको कर रहे हैं, क्यों हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। अब जैसे मैक्सवेल इक्वेशन आप तभी लिख सकते हो जब आपको थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के बारे में पता होगा। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल कैसे,
जैसे आपका पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे ये लिखते हो ना U, फिर आप लिखते हो एंथैल्पी, ठीक है, फिर आप लिखते हो गिब्स फ्री एनर्जी, फिर आप लिखते हो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। तो ये सब क्या है, ये सब थर्मोडायनेमिकल पोटेंशियल्स है, इनका अलग अलग फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अभी इसको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस जरूर से जरूर करके जाइएगा। बाकी इंटरव्यू की तैयारी तो मैं यार अच्छे से करवाऊंगा, आप टेंशन नहीं लो, ठीक है। फिर उसके बाद आपका कार्नोट साइकिल, कार्नोट साइकिल पे 10-20 क्वेश्चन भैया लगा के जाना, वो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, उससे क्वेश्चंस आते रहे हैं, ठीक है ना। अगर पिछली साल नहीं आया होगा तो नेक्स्ट ईयर पक्का मतलब इसका जरूर आएगा, ठीक है। तो कार्नोट साइकिल, इसको आप अंडर एस्टिमेट नहीं करेंगे, ठीक, बिल्कुल सही है। तो इसके आपको फॉर्मूले अच्छे कर लेने हैं, ठीक। और ज़्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस पे अभी के लिए नहीं जाना है, लेकिन इंटरव्यू के टाइम पे फिजिकल सिग्निफिकेंसेस के बारे में ही चर्चा करनी है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं भाई साहब मॉडर्न फिजिक्स पे। मॉडर्न फिजिक्स में मैंने कवर कर लिया है अपना क्वांटम मैकेनिक्स भी कवर किया है थोड़ा बहुत, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कर लिया है, न्यूक्लियर फिजिक्स भी कर लिया है, सब कुछ इसमें मॉडर्न फिजिक्स में, ठीक है। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी 2 लेक्चर है भैया, जरूर देखिए इसको, इस पे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए। आपका पेपर कंप्लीट नहीं होगा अगर इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा, तो ये 2 मार्क्स तो मिनिमम आपको दिलाएगा ही, अगर आपने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कर ली, ठीक है भैया। और इस पे बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा। टाइम डायलेशन देगा, ठीक है, टाइम डायलेशन पे दे देगा, या आपका लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे दे देगा, ठीक है, या फिर रिलेटिव वेलोसिटीज वगैरह पे दे देगा, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके आते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे, बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है भाई साहब। तो आपके जैम में अगर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से क्वेश्चन आता है और आप अगर छोड़ देते हो तो मेरे हिसाब से फिर दिक्कत ही है, ठीक है ना। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भैया जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे क्वेश्चन फिक्स है। फिर और हाँ, इसको अगर आप सही से कर लेते हो तो आपका जेस्ट भी बहुत अच्छे से, मतलब जेस्ट में भी ये 3 विन नंबर आराम से दिलवा देता है कई बार। मेरा जैसे आपको बताऊं, जब मैंने 2018 में जेस्ट क्वालिफाई किया था तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से 2 क्वेश्चन आए थे 3 मार्क्स के, तो 6 मार्क्स मुझे मिला था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। अगर ये ना मिलता तो मैं शायद फेल हो जाता, ठीक है। चलो उसकी बात हटाते हैं। फिर यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉम्पटन इफेक्ट। इन तीनों में से एक से क्वेश्चन आना तय है। तो इन तीनों से या तो ऐसा हो सकता है 2 से आ जाए, लेकिन इन तीनों में से जरूर क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है भाई साहब, क्योंकि यहीं से आपकी मॉडर्न फिजिक्स की शुरुआत होती है। हम लोग क्लासिकल से किसमें, क्वांटम में कूद जाते हैं, ठीक। तो इन तीनों में से एक में से आपका क्वेश्चन आना तय है, 2 में आ गया तो आपकी खुशकिस्मती है। तो इन तीनों का नाम मैंने इसीलिए यहाँ तक लिया है और यहाँ पे लिखा है, ठीक है भैया। तो इन तीनों को सही से करेंगे, ठीक, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद श्रोडिंगर इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए। फर्स्ट इसमें लिखा है 1D 2D 3D, ठीक है, 1D का ही कर लेते हो तब भी सही है, और जिसने यार 1D किया है तो ये 2D 3D ये तो अपने आप ही आप लिखना सीख सकते हो। कैसे सीखना है वो तो आपको रुपेश सर ने सिखाया ही होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। उनके वीडियोस नहीं देख सकते हो, मेरे देख लो, उसमें मैंने काफ़ी शॉर्ट तरीके से बताया है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन आप इसका कर सकते हो, ठीक है। इसमें मैंने हार्मोनिक ऑसिलेटर भी नहीं लिखा है, लेकिन भैया हार्मोनिक ऑसिलेटर भी इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ, लेकिन आप उसको भी कर सकते हो। कुछ लोग कहेंगे सर पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस लिख देते, लेकिन नहीं भैया, पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का सिलेबस नहीं है ये, इससे बहुत ज़्यादा बड़ा है क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही लिख रहा हूँ जिससे क्वेश्चन फिक्स है आना, ठीक है ना। फिर इसके बाद बोहर मॉडल, जो कि आपको पता ही होना चाहिए, इसको तो जरूर कर लेना यार। जिसको बेसिक मैकेनिक्स आती है वो बोहर मॉडल कर लेगा, ठीक है। और इसके फॉर्मूले याद मत करना, सिर्फ आप देख लेना कैसे डेराइव करते हैं, क्योंकि इसके फॉर्मूले जो याद करते हैं उनकी मिस्टेक होनी तय होती है। तो आप याद नहीं करेंगे, आप डिपेंडेंसी याद कर सकते हो कि जैसे वेलोसिटी, nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी होगी इलेक्ट्रॉन की वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सब आप प्रोपोर्शनलिटी याद करो, लेकिन आप डायरेक्ट फार्मूले याद मत करो, ठीक है ना, मेरा यही कहना होगा। और लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, जो आपका है, ठीक है, और क्या है उसका एप्लीकेशन क्या क्या है, तो ये आपको करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं दोनों से आपके क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ये आपका न्यूक्लियर फिजिक्स हो गया, ये आपका एटॉमिक फिजिक्स हो गया। तो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स से सिर्फ यही 2 चीज़ें ही आपकी इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है लेकिन जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही। फिर उसके बाद आ जाते हैं भैया
अपने सॉलिड स्टेट फिजिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो यहाँ पे मिलर इंडिसेस, ब्रैग्स लॉ, ये दो चीज़ें आपकी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में इंपॉर्टेंस रखती हैं। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका जीनर डायोड और पीएन जंक्शन डायोड, इसका आपको पहली बात तो दो तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं, ठीक है। पहला आएगा कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चंस आएंगे, न्यूमेरिकल्स आएंगे इन दोनों पे, ठीक है, ये पहला टाइप हो गया। दूसरा टाइप होता है कि इनकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक पे, या मैं ऐसा कहूँ कि इन पे जो न्यूमेरिकल आता है उनसे डील करने का तरीका मैंने आपको बताया है, ठीक है। लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको डील करने का मैंने तरीका नहीं बताया, मतलब कि इनकी थियरी मैंने बहुत अच्छे से आपको क्लियर नहीं कराई है, ठीक है। अब उतना टाइम है भी नहीं तो मैं कराऊंगा भी नहीं, तो इसका ये आपका दायित्व बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप इसकी थियरी कर लें, ठीक है भैया। बुरा मत मानिए, मतलब ऐसा होना चाहिए कि ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनी चाहिए कि मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आप करेंगे तो ज़्यादा सही होगा। कोई भी अगर डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो इसका आप प्रॉपर्टीज़ के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और न्यूमेरिकल भी आता है, तो न्यूमेरिकल मैंने क्लियर कराया है लगभग, लेकिन प्रॉपर्टीज़ वाला पार्ट आप खुद से करेंगे। फिर उसके बाद ओपैम्प, ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये तो मैंने आपको अच्छे से कराया है, इस पर न्यूमेरिकल आना ही आना है, ये तय है 300%, ठीक है। तो ओपैम्प आप अच्छे से करेंगे। आइडियल ओपैम्प, ठीक है, ये तो पहली प्रायोरिटी होती है, और आपका जैसे जेस्ट हो गया, TIFR हो गया, इन सब की प्रायोरिटी होती है। ये लोग रियल ओपैम्प पे चले जाते हैं कि रियल में ओपैम्प अगर होगा तो उस पर कैसे हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं, जिसमें ओपन लूप गेन वगैरह भी वो लोग देते हैं। लेकिन जैम में आइडियल ओपैम्प पे ही क्वेश्चन आते हैं अभी तक जो आए, ठीक है। तो आप आइडियल ओपैम्प भी करते हो तब भी आपका इनफ है। कैसे डील करते हैं मैंने आपको बताया, नोड एनालिसिस सिंपल सा है। नोड एनालिसिस अगर आपको आती है तो आप लोग ओपैम्प के जितने भी क्वेश्चन है वो आप डील कर सकते हो। फिर उसके बाद BJT आपको मैंने ये भी सिखाया है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसके क्वेश्चंस कैसे डील करते हैं ये भी आपको पता है, ठीक है ना। 2-3 चीज़ें आपको बताई मैंने, जैसे वोल्टेज डिवाइडर, जैसे 2-3 तरीके की बाइसिंग सिखाई आपको मैंने। वोल्टेज डिवाइडर वाइज था, ठीक है, कॉमन एमीटर वाइसिंग थी, ऐसा कुछ था, ठीक है। मैं भी भूल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, लेकिन आपको मैंने BJT के एक लेक्चर में काफ़ी चीज़ें बताई हैं, और उस पर मैंने आपको न्यूमेरिकल भी एक आध दो कराए थे, ठीक है ना। तो वैसे ही क्वेश्चन आपको आएंगे, तो BJT आपका क्लियर ही होना चाहिए। इसकी प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन नहीं आएगा, इस पे सीधा न्यूमेरिकल आएगा, प्रॉपर्टीज पे सिर्फ क्वेश्चन इन्हीं दोनों पे आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएंगे तो आपका कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, ठीक है, कॉम्बिनेशन की गेट का कॉम्बिनेशन करके क्या रिजल्ट आएगा वो पता होना चाहिए। या फिर क्या होता है, बुलियन अलजेब्रा दिया जाता है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा का मतलब ये हो गया कि जैसे आपको क्या दे दिया गया, जैसे मान लीजिए दे दिया गया A बार BC प्लस BC प्लस ABC ऐसा करके, ठीक है। इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, ठीक, ऐसे भी आता है। या इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म जो बनेगा उसका गेट बनाइए, ठीक है ना, उसका डिजिटल साइन क्या होगा, ठीक है। इसके सिंप्लीफाइड फॉर्म का मिनिमम कितने लाइन गेट से इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाया जा सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपकी आ सकती है, ठीक। तो इसकी भी आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है भैया, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ आप पता है, बिल्कुल पता ही होगा सबको, एक बार बता देता हूँ, A प्लस B का होल बार, तो डी मॉर्गन्स लॉ कहता है A बार डॉट B बार, ठीक है ना। ऑब्वियस सी चीज़ है, लेकिन ऐसा है कि इसी को हम लोग डी मॉर्गन्स लॉ कहते हैं। अब बार लगा है, बार हट गया, पूरे पे बार लगा था, बार हट गया, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो। A अगर 0 B1 ले लो तो कैसे होगा, ठीक है भाई साहब। तो ये भी चीज़ें आपकी बहुत ही ज़्यादा काम आएंगी, ठीक है। ये मैं गलत लिख रहा हूँ क्या, देख लीजिएगा अगर आप लोग को, यार अगर गलत हो गया होगा तो शायद मैं भूल रहा हूँ, ठीक है। अगर सही होगा तो अच्छी बात है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे सारी चीज़ें याद है, ठीक। तो ऐसा कभी मत सोचा करिए कि मैं जैसे जो मैंने 1 साल पहले पढ़ा है वो मुझे सब कुछ याद है, नहीं, ऐसा नहीं, कुछ कुछ नॉलेज है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ ही याद है, ठीक है। तो मैं इसको वेरीफाई करके भले बता सकता हूँ कि गलत है या सही है, लेकिन वैसे मैं नहीं बता सकता अभी के लिए, ठीक है ना। वैसे आना चाहिए। देखो जैसे अगर मैं A अगर 0 ले लूँ, LHS और RHS बराबर करते, देखो A को 0 ले लूँ, B को ले लूँ 1, ठीक है। तो 0 और 1 हो जाएगा, 1 का बार 0, मतलब कि आपका LHS आ गया 0, ठीक है। ऐसे ही हमारा क्या आना चाहिए, RHS। तो A को हम 0 लिए तो 0 का बार क्या हो गया, 1 हो गया। B को 1 लिए, इसका बार 0 हो गया, तो E डॉट B को 0, मतलब कि ये सही रिलेशन। तो आप ऐसे वेरीफाई कर सकते हो। अगर 2 वेरिएबल है ना, ठीक है, तो आप 3 कंडीशन देखो,
कौन कौन सा 1 1 0 0 0 1, तो 3 कंडीशन है, या 1 0 ऐसा भी ले सकते हो। तो 4 कंडीशन है, चारों लगा के देख लो, LHS RHS बराबर हुआ तो मतलब कि ये जो इक्वेशन है आपकी वो सही है। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। ठीक, तो क्रॉस चेक आपको करना आना चाहिए फार्मूलों को। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कोई फार्मूला याद किया, आपको कंफ्यूजन है यार ये सही है कि गलत है, तो सबसे बेसिक तरीका होता है डायमेंशनल एनालिसिस का। डायमेंशनल एनालिसिस करो, अगर डायमेंशन सेम आ रही है तो लगभग आपका फार्मूला सही ही होगा। ठीक है भाई साहब, तो ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है। फिर उसके बाद हम लोग आ जाते हैं वेव्स एंड ऑसिलेशंस पे। इसका बहुत ज़्यादा नॉलेज तो था नहीं, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगे वो ये लगा भैया लिसाजिस फिगर। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस मतलब ऐसा नहीं है कि हर साल आते हैं, ठीक, लेकिन 3-4 सालों में एक आध बार दिख जाता है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कह रहा हूँ इसीलिए, क्योंकि 1-2 साल में नहीं आया तो शायद आ जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एक इक्वेशन दे देगा, ठीक है, और कहेगा ग्रुप वेलोसिटी निकालो और फेज वेलोसिटी निकालो, ओमेगा और के में, ओमेगा वर्सेस के में। एक ओमेगा क्या है आपकी, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के आपका वेव वेक्टर है। ठीक है भाई साहब, तो अभी फ्रीक्वेंसी और वेव वेक्टर में क्या दे देगा, एक रिलेशन दे देगा और कहेगा ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी निकालिए, इनका दोनों का रेशियो निकालिए। ऐसी चीज़ें आपकी आती ही आती हैं, तो इसको आपको करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपका आएगा वेव्स एंड ऑप्टिक्स में डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, जो नाम वाली चीज़ें होती है ना, जैसे डॉपलर किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार रहता है। जो IITs है, जो जेस्ट वाले, जो TIFR है, इनको बहुत ज़्यादा प्यार रहता है ऐसे लोगों से। जैसे मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात करूँ, ठीक है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आइंस्टाइन की तुरंत याद आती है, तो आइंस्टाइन, तो इसीलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्यारा है उनको। कॉम्पटन इफेक्ट, ठीक है ना, कॉम्पटन आ गया ना, तो उनको प्यारा हो जाएगा। ब्लैक बॉडी रेडिएशन अभी किसी ने खोजा, लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन उतना ज़्यादा इनको प्यार में नहीं आता, क्योंकि ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो नींव थी, जैसे मान लीजिए मैंने कहा प्लैंक्स का जो वो डिस्ट्रीब्यूशन ला है, ठीक है, प्लैंक्स ने दिया, ये तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अभी क्या है कि उसका जो फाउंडेशन खड़ा करने में बहुत टाइम लग गया, तो उसको ज़्यादा तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन इन दोनों को ज़्यादा तवज्जो देंगे, कॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। ठीक है ना भाई साहब, तो आपको क्या करना है, लेकिन इन तीनों को पढ़ना, मैं ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता हूँ। ठीक है, चलो, तो लेसर्स फिगर, ग्रुप एंड फेज वेलोसिटी, ठीक, ये आपको कर लेनी है। डॉपलर इफेक्ट अच्छा कर लेना है, और इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये जो 4 टॉपिक्स हैं वेव्स एंड ऑसिलेशंस में, ये मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लिखे लगे, इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। इतने टॉपिक्स आपको जरूर करके जाना है एग्जाम में। ठीक है, इसको नोट कर लो, लिख लो, कहीं पे चिपका लो, लेकिन ये टॉपिक्स जरूर करके जाना। ठीक है, बिल्कुल सही है। एक्स्ट्रा टॉपिक्स मैंने लिखे हैं कि अगर ये सब हो चुका है, अब भी टाइम बच रहा है, नहीं समझ पा रहे हो क्या करें, तो ये सब चीज़ें पढ़ो। देखो, पोलराइजेशन एंड ऑप्टिकल रोटेशन, ठीक है, इस पे लेक्चर्स हैं, इस पे क्वेश्चंस करवाए रुपेश सर ने, भैया उनके लेक्चर देखो। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स पे। ठीक, इसके बाद मैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करूँ तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए नंबर सिस्टम्स में। ठीक है, जैसे बाइनरी से हेक्साडेसिमल बनाना है, डेसिमल बनाना है, तो आपको कन्वर्जन आना चाहिए। और उसके बाद क्या आना चाहिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। बाइनरी नंबर्स का क्या आना चाहिए, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कई बार ऐसा होता है कि इससे ही 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो कई बार मैंने कहा ना, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आता रहता है, 4-6 सालों में एक बार आ जाएगा, ऐसा है। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन आपका आना चाहिए आपको बाइनरी नंबर्स में। बहुत ही ज़्यादा इजी है, अगर आप मुश्किल से आधा घंटा दे दोगे, क्योंकि शिवम सर ने उस पर क्लास ली है। ठीक है ना, वो वीडियो लेक्चर्स हैं यूट्यूब पे, हमारे चैनल पे हैं, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, क्या, बाइनरी नंबर्स को। ठीक है ना, या आप कह दीजिए डिजिटल नंबर्स को। ठीक, तो ये दोनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक्स्ट्रा टॉपिक्स में है। और यहाँ पे भैया मैंने एक्स्ट्रा टॉपिक में एक स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का क्या लिखा है, एक टॉपिक लिखा है जिसका नाम है कैनोनिकल एंसेंबल। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में कैनोनिकल एंसेंबल यही सिर्फ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्योंकि आपको पार्टीशन फंक्शन लिखना होता है, और पार्टीशन फंक्शन के ही बल पे आप सारी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज निकाल सकते हो। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आपको कैनोनिकल एंसेंबल आना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि स्टैटिस्टिकल फिजिक्स का एक लेक्चर आपको लूँ, ठीक है, जिसमें आपको मैं जो इम्पॉर्टेंट है जैम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो कि कैनोनिकल एंसेंबल है, तो पहले मैं स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के बारे में कुछ बताऊं,
फिर तीनों इन सिंबल आपको इंट्रोड्यूस करूं और कैनोनिकल इन सिंबल फिर उसके बाद मैं आपको थोड़ा सा लार्ज तरीके से बताऊं। ठीक है ना। तो ये मैं सोच रहा हूँ कि आने वाले वीकेंड्स में अगर सब कुछ सही रहता है, मेरी तबीयत सही रहती है और फिर उसके बाद टाइम रहता है मेरे पास, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, तो फिर मैं ये वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी इतनी जो सारी चीज़ें मैंने लिखी हैं, ठीक है, इन पे थोड़ा ध्यान दे लेना। जो पेन कॉपी लेके बैठे भैया, अब नोट आप कर लिए होंगे। तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ यही था। बहुत ही दिन बाद हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है, बहुत दिन बाद ये वीडियो भी आ रहा है। तो अब मैं चाहूँगा कि हर हफ्ते 1 या 2 वीडियो आपको दूँ, क्योंकि आपका जैम नज़दीक आ रहा है। ठीक है ना। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।